नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी राउंडअप में। मैं हूं नीरज और आज इस शो में 3 विषयों पर बातचीत होगी, जिसमें पहला टॉपिक होगा कि गेहूं का ड्यूटी फ्री इंपोर्ट क्यों करना चाहती है सरकार, क्या ज़रूरत है इसकी, और घरेलू गेहूं उत्पादन की स्थिति क्या है। दूसरा विषय होगा हल्दी, जहां पे 16,000 का भाव होने की संभावना है, तो क्या स्थिति उसकी बन रही है, उस पर बातचीत होगी। और तीसरा, कच्चे तेल में, क्रूड में पहले तेज़ी आई, फिर अचानक से नरमी आती दिख रही है। क्या ये ओपेक से पहले की कोई प्री पोजिशनिंग है, इन सब पे बातचीत होगी। और इन सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़ेंगे उनसे हम आपको परिचय करा देते हैं। व्हीट प्रोडक्ट्स प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन अजय गोयल हमारे साथ होंगे, जिससे गेहूं पे बातचीत होगी। एमिरेट्स एनडीबी के डायरेक्टर धर्मेश भाटिया से हम लोग कच्चे तेल पर बात करेंगे और कमोडिटीज़ पे। और कुंवर जी ग्रुप के डायरेक्टर रवि दियोरा से एनर्जी एक्सपोर्ट और इन तमाम चीज़ों पे बातचीत करेंगे। साथ ही नरेंद्र तनेजा जी होंगे, जिनसे कच्चे तेल पर विस्तार से बातचीत होगी। लेकिन सबसे पहले हम बातचीत करेंगे गेहूं पर। अजय गोयल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो खबर ये है कि 6 साल से जो रोक लगी थी इंपोर्ट पे, उसको ख़त्म करने का इरादा है और नई सरकार बनने के बाद ये फैसला हो सकता है। क्यों हमें ज़रूरत पड़ रही है, क्या हमारी घरेलू स्थिति है, इस पर बातचीत करते हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है। तो एकदम सीधा सा सवाल है कि हमें इम्पोर्ट की ज़रूरत क्यों है सर? इम्पोर्ट की जरूरत इसलिए है क्योंकि जो पिछले 2-3 साल से प्रोडक्शन का आंकड़ा आ रहा है और जो ग्राउंड पे परिस्थिति है, उसके हिसाब से ऐसे लगता नहीं है कि 110-12 मिलियन टन का प्रोडक्शन देश में हुआ है। और ये जो इम्पोर्ट का फैसला है, ये पिछले साल से जो है बाजार गर्म है कि सरकार जो आज की तारीख में 40% ड्यूटी है, उसको घटा के 0 पे ले आएगी, ताकि जो एक 3-4 मिलियन टन इंडिया से एक्सपोर्ट हुआ था करीबन 2 साल पहले, वो जो कमी है वो इस इंपोर्ट द्वारा पूरी कर दी जाएगी, ताकि एक बाजार में स्थिरता आए। क्योंकि सीजन में जो है इस साल देखा गया है कि 6-7% की जो है वृद्धि आई है बाजारों में, जबकि पीक अराइवल का समय रहता है, उस समय में जो है बाजार जो है 6-7% उछला है। तो इसका ये साफ मतलब है कि जितने गेहूं के पैदा का अनुमान था, उतना जो है देश में नहीं है। और कंट्री को बफर, बेटर बफर चाहिए। 7.5 मिलियन टन का बफर एकदम नेक टू नेक हो जाता है, उसमें जो है कोई मैन्यूवरेबिलिटी नहीं रहती है। और सरकार को अगर और स्कीम्स इंट्रोड्यूस करनी है और बाजार में स्थिरता रखनी है, तो कंट्री में बेटर बफर होना चाहिए। जी, मुझे थोड़ा सा डेटा समझाइए। हमारे पास इस वक्त कितना स्टॉक है, हमारी ज़रूरत कितनी है और हमारा उत्पादन कितना है इस वक्त? देखिए, अपना 1 तारीख को जो है 1 अप्रैल को करीबन 7.5 मिलियन टन का क्रॉप रहा, बफर रहा कैरी फॉरवर्ड पिछले साल से। और सरकार ने करीबन 26 मिलियन टन प्रोक्योर कर लिया है। तो बफर को छोड़ देंगे तो ये जो 26 या 28 मिलियन टन सरकार की रिक्वायरमेंट है, और PMKGY, PDS वगैरह जो उनकी स्कीम्स हैं, उसको लेके तो OMSS के लिए जो है मुश्किल से 4 या 5 मिलियन टन सरकार के हाथ में रह जाता है। और जबकि जरूरत जो है पिछले साल करीबन 9-10 मिलियन टन जो है OMSS में गया, तब जाके बाजार थोड़े स्थिर रहे। तो सरकार ये महसूस कर रही है कि जो बफर स्टॉक है उसको जो है बेटर किया जाना चाहिए और अवेलेबिलिटी को इम्प्रूव किया जाना चाहिए। जी, इससे प्राइस पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में इंपोर्ट की बातचीत हो रही है? देखिए, 4-5 मिलियन टन हिंदुस्तान जैसे देश के लिए कोई ज्यादा बड़ी क्वांटिटी नहीं है। जिस कंट्री में 100+ मिलियन टन का प्रोडक्शन हो, 4-5 मिलियन टन ये केवल जो है बाजार को जो है साइलेंट करेगा। और जो जिस रफ्तार से बाजार बढ़ रहे हैं पिछले 1-1.5 महीने से, उस पेस को जो है स्लो डाउन कर देगा और कुछ स्थिरता आएगी बाजार में, क्योंकि पूर्ति होएगी फिजिकल व्हीट की। अजय जी, किस प्राइस पे इंपोर्ट हो सकता है? मान लीजिए, चूंकि एक इंटरनेशनल प्राइस इस वक्त क्या चल रहा है जिस पे इंपोर्ट होगा? ऐसा अंदाजा है कि करीबन $315, $20 के एटे बेटे में जो है इंडियन पोर्ट्स पे गेहूं आना चाहिए। जुलाई एंड अगस्त फर्स्ट वीक में रशियन क्रॉप भी आ जाएगा। तो उम्मीद है कि अगर सरकार जीरो ड्यूटी कर देती है अगले आने वाले महीने में, तो अगस्त तक जो है करीबन 2650 रुपया पोर्ट डिलीवरी गेहूं आ सकता है इंडिया में। ओके, और आपको उम्मीद लगती है कि सरकार बनने के तुरंत बाद ये फैसला हो सकता है?
देखिए, ये जो फैसला है इसका इंतजार करीबन 1 साल से हो रहा है। कई बार बाजारों में अफवाहें आ चुकी हैं कि सरकार जीरो ड्यूटी कर देगा। होप इस समय जो है सच सच निकले ये अफवाह। और क्योंकि जो खबरें आ रही है वो कोई सूत्रों का नाम तो नहीं दे रही है कि किसने कहा है ये बात। ये केवल उड़ती उड़ती खबरें अखबारों में आ रही है। तो एक बार मुझे लगता है कि नई सरकार का गठन हो जाए और सरकार अपनी नीति के अंतर्गत ये फैसला कर ले तो फिर ये पुख्ता बात रहेगी। और ऐसी खबर जो है कई बार आ चुकी है बाजारों में कि सरकार जीरो ड्यूटी कर देगी। आपको यकीन है इस खबर पे कि नहीं, आपको लगता है कि ऐसे हवा हवाई है ये? नहीं, यकीन ऐसा है कि जैसे ही नई सरकार बनेगी मुझे लगता है राष्ट्र हित में जो है इंपोर्ट ड्यूटी जीरो कर दी जाएगी ताकि गेहूं के बाजार में जो है स्थिरता रहे। ओके अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो सरकार बनने के बाद ये एक फैसला हो सकता है और मार्केट को कंफर्ट और स्टेबलाइज करने के लिए ये फैसला लेने की उम्मीद है। रवि दियोरा जी हमारे साथ हैं। रवि दियोरा के पास चलते। रवि जी, इस पर आपकी क्या राय बनती है गेहूं पर? गेहूं में अगर प्राइसेस की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में काफी बढ़त हमने देखे है। लोअर लेवल से अगर 520 के लेवल से देखे तो यूएस में कॉन्ट्रैक्ट है अभी 690 तक आ चुका है। तो मुझे लग रहा है कि इंटरनेशनल प्राइसेस भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। जो डिस्पैरिटी थी बिटवीन इंडियन व्हीट एंड ग्लोबल व्हीट वो कम हो रहे हैं। साथ में प्रोडक्शन का एस्टिमेट पे 112 मिलियन टन है। तो मुझे इतनी जरूरत नहीं लग रही। हालांकि जिस हिसाब से गवर्नमेंट फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत जो कोटा दे रहे और लास्ट ईयर गवर्नमेंट को काफी दिक्कतें हुई थी क्योंकि लास्ट ईयर गवर्नमेंट को मींस के लास्ट में जो अपना लास्ट फेज था जो डिस्ट्रीब्यूशन का इसमें उसको गेहूं को रिप्लेस करना पड़ा था क्योंकि अवेलेबिलिटी काफी कम थी। तो अभी गवर्नमेंट ने शायद ये डिसीजन ले सकते कि ये जो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत जो कोटा जा रहा है तो उसको फुलफिल करने के लिए थोड़ा बहुत इम्पोर्ट हो। हालांकि देश में पर्याप्त स्टॉक है। जिस हिसाब से मिलर की डिमांड है उसको भी स्टॉक मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ज्यादा जरूरत नहीं होगी। यस, प्राइस सेंसिटिविटी अगर डोमेस्टिक प्राइसेस में बढ़ गए क्योंकि 2200 से लेके अभी थोड़े प्राइसेस ऊपर 2400 तक आ चुके हैं। तो अगर ये 2500 2600 तक बढ़ते हैं तो गवर्नमेंट प्राइस को कैप करने के लिए शायद ये डिसीजन ले सकती है। अदरवाइज रिक्वायरमेंट मुझे इतना ज्यादा नहीं दिख रहे। ओवरऑल प्राइस जो वेट है वो मेरे हिसाब से नीचे 2300 से 2400 के सपोर्ट में रहेंगे और 2600 तक ये प्राइस जा सकते हैं थोड़ा बहुत क्योंकि अभी जो नया गेहूं आएगा मार्केट में जो अभी सोइंग होगा ये रबी सीजन में होगा और अभी 6-7 महीने हमारे यहाँ मिनिमम ड्यू है नए समाचार के लिए। तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल दोनों फॉर्म रह सकते हैं। ओके रवि जी, हल्दी पर क्या आपकी राय बन रही है? हल्दी पे जो इनिशियल रिपोर्ट्स आ रहे हैं पर्टिकुलर जिस हिसाब से अच्छा मानसून है साथ में ये एक कमोडिटी है जिसके प्राइसेस अगर पूरा पैक हमारे यहाँ पे जो ट्रेड हो रहा है सबसे ज्यादा ये कमोडिटी के प्राइसेस बढ़े करीबन 100% से ज्यादा एक साल में ये कमोडिटी ने उछाल दिया है। जो आईएमडी ने एस्टिमेट दिया है कि जो मानसून है केरला अराइवल जो था वो 31 का था उससे 2 दिन पहले अराइवल हो चुका है। और अगर मराठवाड़ा एंड आंध्रा में ये मानसून की गति ऐसे ही रहती है तो मुझे लग रहा है कि इनिशियली फार्मर का जो रुझान होगा या ध्यान होगा वो टर्मरिक पे होगा। 100% का प्राइस एप्रिसिएशन कोई भी कॉमोडिटी ने ये साल नहीं दिया है। जीरा भी लास्ट ईयर का हिट कॉमोडिटी था बट ये एक साल में 36% गिरा है। तो स्पाइसेस पैक में ये कॉमोडिटी है जो खरीफ में आती है। तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में उछाले पे बेचने की रणनीति रखनी चाहिए। 18,000 के करीब बेचे अगर ट्रेडिंग करना है तो 18,320 के स्टॉप लॉस के साथ और 17,300 तक के लेवल कहाँ तक गिर सकती है रवि जी? हालांकि ध्यान रखना है ये कमोडिटी की इंटरनेशनल डिमांड। रवि जी, कहाँ तक गिर सकती है कमोडिटी है हल्दी? 17,300 तक प्राइस नहीं, ये तो इंट्राडे बता रहे हो आप, थोड़ा लॉन्ग में बताइए। लॉन्ग टर्म मुझे भी ये बस 17 के बिलो नहीं जाएगी। मुझे लग रहा है कि ये वहां पे सपोर्ट मिल जाएगा। इंटरनेशनल डिमांड भी कंपैरेटिव स्ट्रांग है और डेटा की मार्केट ने पूरा डिस्काउंट कर लिया है। 20,000 का टारगेट अचीव करके ये कमोडिटीज ने स्टीप गिरावट दी है। तो ये फंडामेंटल मेजरली प्राइस ट्रेंड है। ओके रवि, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए कि हल्दी 17,000 से नीचे नहीं जाएगी लेकिन राइज पे सेल किया जाना चाहिए। एवरी राइज इज ए सेल। एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर धर्मेश जी और तनेजा जी के साथ कच्चे तेल की स्ट्रेटजी पे बातचीत होगी, साथ ही प्रेशियस मेटल पे भी एक राय लेंगे कमोडिटी राउंडअप पे। और अब हम लोग थोड़ा बातचीत करते हैं कच्चे तेल पर क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और पिछले एक हफ्ते के अंदर इसमें कम से कम $3-4 का मूवमेंट हो चुका है। आज 82 के नीचे चल रहा, कुछ दिन पहले भी ये $84 तक गया था। जाने माने एक एनर्जी एक्सपर्ट है तनेजा जी से हम लोग बातचीत करते हैं। तनेजा जी, संडे को ओपेक प्लस की बैठक है, उससे पहले ये
काफ़ी ऊपर नीचे हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सऊदी अरब और यूएई प्रेशर बनाएगा कि प्रोडक्शन कट जारी रहे, लेकिन डिमांड को देखते हुए शायद ये फैसला ठीक नहीं मानते कुछ लोग। क्या होने वाला है और क्रूड में इस समय चल क्या रहा है? देखिए, पहले तो आपने बिल्कुल सही कहा कि सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स वो प्रोडक्शन कट के फेवर में है कि वो कंटिन्यू रहेगा। मेरा अपना एनालिसिस ये है कि वो ओपेक जो है उसको कंटिन्यू रखेगी, क्योंकि हम सबको पता है कि डिमांड कहीं से ऐसे बढ़ नहीं रही है और कोई सप्लाई डिस्ट्रप्शन नजर नहीं आता। गाजा को लेकर के भी काफी प्रेशर है कि कहीं ना कहीं इजराइल को सीधा होना पड़ेगा, कहीं ना कहीं अकॉर्ड हो सकता है। यूक्रेन को लेकर के भी जो है वो ठंडक है, थोड़ा बहुत ज्यादा कोई तनाव नहीं है। तो ऐसे में और डिमांड बढ़ नहीं रही कहीं से, और अमेरिका में चुनाव का वर्ष है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब सीन को देखते हुए जो कीमत है पहले जो चल रही थी, जब कीमत 86, 87, 88 थी, तो वो उसमें कुल मिला के जियो पॉलिटिकल प्रीमियम था। अब वो जियो पॉलिटिकल प्रीमियम जो घट चुका है, इस समय लगभग $2 रह गया है। लेकिन तो मुझे लगता है $80 और हो सकता है आने वाले समय के अंदर $78 उसकी तरफ जो है ब्रांड जाएगा, क्योंकि कोई सप्लाई डिस्ट्रप्शन है नहीं, ऐसी कोई डिमांड बढ़ नहीं रही है। और अगर आप उसकी डिमांड सप्लाई फंडामेंटल से देखें तो कीमत जो है वो आज की तारीख में $76 से ज्यादा होनी नहीं चाहिए। सऊदी अरब भी इसको जानता है और ओपेक भी जानती है। हालांकि उनकी कोशिश है कि जितना ऊपर ले जा सके, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद तेल की कीमतें नीचे आई हैं। तो बिल्कुल जो मार्केट फोर्सेज हैं वो ज्यादा काम कर रही हैं, और सऊदी अरब और ओपेक का जो मैन्यूवरिंग है वो ज्यादा काम नहीं कर पा रही है। और ये भी हमको ध्यान में रखना होगा कि अमेरिका, जिसका अभी भी तेल पर काफी दबदबा रहता है, तेल की कीमत पर दबदबा रहता है, वो चाहता है कि कीमत जो है वो $80 से नीचे जाए, खासतौर से उस समय जबकि अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव होने वाले हैं। और अब इस समय जबकि कहा जा रहा है कि शायद ट्रंप साहब ही चुनाव जीतेंगे, तो बाइडेन सरकार की कोशिश होगी तेल को जितना नीचे ले जा सके लाए, क्योंकि सस्ता तेल जो है उसका मतलब अमेरिकी इलेक्शन में हमेशा भारी बहुमत वोट की शक्ल। सर, अगर ये प्रोडक्शन कट को कंटिन्यू करा ले जाते हैं तो मतलब 6 महीने की छुट्टी। अब वैसे में अमेरिका की स्ट्रेटजी क्या होगी, कैसे प्राइस नीचे लाएगा वो? नहीं, देखिए, प्रोडक्शन कट ये करते हैं, हमने देखा प्रोडक्शन कट चल रहा है, उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं ब्रेंट तो 82 पे पहुंच गया है। हाँ। है ना। और अगर तो इसीलिए जो लॉन्ग टर्म डील हो रही है वो सस्ती हो रही है। अभी पिछले दिन हमने देखा भारत की एक प्राइवेट सेक्टर बड़ी कंपनी है, उसने रूस के साथ जो है टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और वो सस्ते दाम पे है ना। तो इसी तरीके का इंडियन ऑयल का अभी बस इस हफ्ते या अगले हफ्ते वो भी घोषणा करने वाले हैं, उनकी भी एक लॉन्ग टर्म डील हो रही है जो बड़े सस्ते दामों पे है। तो इसका मतलब यह कुल मिलाकर अगर जो तेल रूस से अवेलेबल है, हो सकता है कल ईरान से कुछ देशों पे अवेलेबल हो जाए, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमत है उसमें 8%, 10%, 20% डिस्काउंट मिले, तो जाहिर है अंतर्राष्ट्रीय कीमत में उसका असर होता है। और ओपेक की कोशिश कि $90 पे लेके जाए वो असफल हो रहे हैं। तो लगातार अब उनकी कोशिश है कि जो प्रोडक्शन कट है उसको तो कट होने का वो तो एक्सटेंड होना ही होना है पूरे साल के लिए, अब जो बचा कुछ साल का है। और इसलिए उनकी कोशिश के बावजूद अब उनकी यह है कि जो कीमत कम से कम यहाँ रोक पाए, क्योंकि अगर बाजार पे आता और डिमांड नहीं बढ़ती, कोई सप्लाई डिस्ट्रप्शन नहीं होता, तो फिर तो कीमतें जो है वो 75, 72, 73 उस दिशा में चलने लगेंगी। अब इस समय उनकी प्राथमिकता ये है कि कीमत जो लुढ़क रही है उसको रोका जाए, ये प्राथमिकता है। ओके तनेजा जी, 5 नवंबर को चुनाव है, क्या ट्रंप इस बार जीत जाएंगे? क्या बड़ा मुकदमे दायर हो गए उनके खिलाफ, तो सजा सुनाई जानी है? नहीं, जो तेल का बाजार है, खासतौर से जो टेक्सास है और खासतौर से जो लंदन है, जो अंतर्राष्ट्रीय तेल के बाजार में ये थोड़ी सी एक सहमति बन रही है, या ये मत ज्यादा आ रहा है कि शायद ट्रंप साहब चुनाव जीतेंगे। ये जो कुछ भी मुकदमेबाजी हुआ है इससे उनके चुनाव, अमेरिका के संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि अगर आपको कोई सजा मिलती है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते, जो अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं बन सकते। अमेरिकी राष्ट्रपति जेल से भी काम कर सकता है, ऐसा संविधान जो है इसकी इजाजत देता है। तो इसलिए वहां पे जो अभी तेल जगत में यह है कि ट्रंप साहब शायद चुनाव जीते। जो तेल के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इस बात की तैयारी में लगे हुए हैं कि ट्रंप साहब चुनाव जीतेंगे, यूक्रेन का मसला हल होगा और बाइडेन जो साहब की सरकार का दादा नीति है उसमें भारी परिवर्तन आएगा। क्योंकि हमको ध्यान रखने की बात है, ट्रंप साहब पूरी दुनिया के अंदर दादागिरी के फेवर में नहीं है, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी पूरी दुनिया में अमेरिकी की दादागिरी जो है उसकी हमेशा समर्थन में रहती है। बिल्कुल सर, जेल से सरकार चलाने का तो एक केस भारत में भी इस वक्त चल रहा है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ट्रंप साहब के खिलाफ 34 मुकदमे जो चल रहे हैं तो उसमें उनको दोषी ठहरा दिया गया है, अब सजा सुनाई जाएगी। लेकिन तुम तनुजा सही कह रहे हैं कि उनके संविधान में इजाज़त है कि वो चुनाव लड़ भी सकते हैं, जेल से सरकार भी चला सकते हैं, और हालांकि उनमें सज़ा हो सकता है केवल फाइनेंशियल पेनल्टी पे वो छूट भी जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट में रखना चाहिए क्योंकि क्रूड के लिहाज से बहुत ज़रूरी है। धर्मेश भाटिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धर्मेश जी, कच्चे तेल पर आपकी क्या राय बन रही है ट्रेडर्स के लिए?
देखिए, कच्चे तेल में अभी भी काफी मैं बेरिश हूँ। इनफैक्ट मैं, रवि और नरेंद्र जी कंटिन्यूसली लास्ट 2-3 महीने से यही कह रहे हैं कि ऊपरी स्तरों पर बिकवाली करे, और देखिए प्राइस ऑलमोस्ट $10 की गिरावट दिखा चुका है। जो तेजी आई थी वो जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण थी, बट अगर आप देखिए डिमांड एज सच है नहीं। आर्टिफिशियली प्राइस को ऊपरी स्तरों पर सस्टेन किया जा रहा है अब अपना प्रोडक्शन कट कर करके। तो मेरे हिसाब से ज्यादा दिन तक ये प्राइस ऊपरी स्तर पर टिका नहीं, और अगर 77 का लेवल अगर WTI ब्रेक करता है तो यहाँ से और $2 से $3 की गिरावट आप यहाँ पे देख सकते हो। और डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो मेरे हिसाब से यहाँ से एटलीस्ट 300 से 400 रुपए की गिरावट, यानी 6100 6000 तक के लेवल्स आपको पोजिशनली देखने मिल सकते हैं। जून जुलाई हरिकेन सीजन होता है, वहां पे ऑफशोर ड्रिलिंग शायद बंद हो जाएगी, वो टाइम पे शायद आपको वॉलेटिलिटी देखने मिल सकती है। बट फंडामेंटली और टेक्निकली मुझे यहाँ पे प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है, और स्पेशली भारत के लिए काफी अच्छी बात है अगर कच्चा तेल नीचे आता है तो। 6100 तक आ सकता है क्रूड MCX पे, जो कि अभी लगभग 6500 के आसपास चल रहा है। तो क्रूड में संकेत कोई है नहीं जो तेज़ी हो सके, और नज़र रहेगी जो संडे को मीटिंग है ओपेक प्लस की कि उसमें क्या फैसला होता है। लेकिन धर्मेश आप ये करेंगे अगर कंटिन्यू करेंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट? देखिए, जो ओपेक की बात होगी वो डेफिनेटली होगी कि प्रोडक्शन कट करे, बट कंप्लायंस इश्यूज है, आप कितना प्रोडक्शन कट करेंगे। जैसे जैसे आप प्रोडक्शन कट करना चालू करोगे तो आपकी जो कंट्री की इकोनॉमी उसमें भी तो आपको पैसा चाहिए। तो मेरे हिसाब से ऑलरेडी काफी हाई लेवल पे ओपेक ने प्रोडक्शन कट किया है, बट जो नॉन ओपेक है, यूएस है, वो अपने प्रोडक्शन बढ़ाते रहेगा और प्रेशर करता रहेगा प्राइस को नीचे की तरफ। ओके धर्मेश, सोने और चांदी में क्या करना है? देखिए, सोने और चांदी की बात करें तो फंडामेंटली मार्केट काफी ऊपरी स्तरों पर सस्टेन हो रहा है। डॉलर वॉलेटिलिटी काफी फ्लैट हो चुकी है, तो मैं रेकमेंड करूंगा इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से यहाँ पे मैं सेलिंग की सलाह दूंगा। 72,000 के लेवल पे अगर आप बिकवाली करके चल सकते हैं, 72,400 का स्टॉप लॉस। डाउन साइड 71,000 के लेवल्स आपको फिर से देखने मिल सकते हैं। अगर आप गोल्ड इंटरनेशनली देखें तो प्राइस 2400 पे टिक नहीं रहा और डाउन साइड 2300 के नीचे आ नहीं रहा है। मार्केट इसी दायरे में कंटिन्यूसली ट्रेड हो रहा है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे मुनाफा वसूली देखने मिल सकती है। 1-2 दिन में काफी हाई लेवल पे टिका हुआ है प्राइस। सेम आप रही चांदी की बात, तो चांदी ऑलरेडी $1.5 लुढ़क चुका है, प्रेशर कंटिन्यूसली आ रहा है, ऑलमोस्ट 98,000 से प्राइस लुढ़क के आ रहा है। तो मैं रेकमेंड करूंगा 93,500 के लेवल पे बिकवाली करें, 94,000 का स्टॉप लॉस रखे। 92,000 तक के लेवल्स के लिए आप यहाँ पे बिकवाली करके चल सकते हैं। मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि चांदी $31 का लेवल भी ब्रीच करते हुए देख सकते हैं। सेम बेस मेटल्स भी आप देखें तो कंटिन्यूसली फॉल आ रहा है, तो ये चांदी और सोने को दोनों को एक पुल डाउन कर सकती है। गोल्ड सिल्वर ये अच्छा, कॉपर पे भी मुझे आपकी राय चाहिए। देखिए, कॉपर की बात करें तो कॉपर काफी एक अच्छी स्टीप रैली दिखा चुका है। 6 महीने में अगर आप देखें तो जो 700 की कमोडिटी तो ऑलमोस्ट 950 तक चली गई थी, 970 980। तो यहाँ कहीं ना कहीं फंडामेंटली प्राइस टिका नहीं है, और वहां से आप देखिए प्राइस में काफी गिरावट आई है। मैं सलाह दूंगा अभी भी बिकवाली करके चल सकते हैं, आगे के महीने भी बिकवाली करिए। 880 के लेवल तक आप आ सकते हैं तो यहाँ पे बिकवाली करिए। 890 का स्टॉप लॉस रहेगा। पोजिशनली 850 तक के टारगेट के लिए आप यहाँ पे अपनी पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। फंडामेंटली मुझे लगता है कि प्राइस काफी ओवरबॉट है और यहाँ पे प्राइस काफी स्टीप करेक्शन दे सकता है। ये धर्मेश, कई जानकार तो ये कहते हैं कि कॉपर की बहुत बेसिक डिमांड बढ़ी है नए नए इलाकों में, नए नए एरियाज में। तो फंडामेंटल तो स्ट्रांग है, टेक्निकली ऊपर नीचे होता है। आपका क्या व्यू है फंडामेंटली जो नई डिमांड क्रिएट हो रही नए इलाकों से? देखिए, फंडामेंटली बात करें तो फंडामेंटली जो पिछले क्वार्टर में जो रैली देखने मिली थी वो ऑलरेडी डाइजेस्ट हो चुकी है प्राइस में, क्योंकि जो कमोडिटी 600 650 के लेवल पे थी वो सीधे 950 8,000 पे आ चुकी है। अंतरराष्ट्रीय मार्केट की बात करें तो वो भी ऑलमोस्ट 11,000 LME लेवल्स पे आ चुका है। अगर इतनी कॉपर बढ़ती है तो इंडस्ट्रियल डिमांड भी बढ़नी चाहिए, प्लस आप देखिए डॉलर में भी इतनी गिरावट आई नहीं है जितनी आनी चाहिए थी। तो जो कॉस्ट ऑफ बोरोविंग है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, वो इतनी हाई नहीं है, तो डिमांड ऑटोमेटिकली आपको दिखेंगे कि और स्लोली वो कम होती जाएगी, डिमिनिश हो जाएगी। और यही प्राइस पे भी दिख रहा है, चार्ट पे दिख रहा है कि प्राइस ओवरबॉट पे है और करंट लेवल पे लेवल इतनी हाई नहीं है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ पे फंडामेंटली यहाँ पे एक पोजिशनल यू टर्न प्राइस में आ चुका है, तो ये प्राइस लुढ़क के 850 830 के लेवल पे आके फिर से रह सकता है। 2022 2023 भी अराउंड 820 830 की कमोडिटी थी, जब मंदी आई तो ये 680 पे आ गई थी। फिर से प्राइस मेरे हिसाब से 820 830 एक फेयर वैल्यू रहेगा कमोडिटी में, स्पेशली ऑन द कॉपर साइड जो बेस मेटल के किंग है। ओके, 820 850 30-50 के आसपास गिर सकता है कॉपर। तो रैली जो अभी चल रही है वो सस्टेन नहीं करेगी, तो इसलिए यहाँ पे बेच के चलने में फ़ायदा है। धर्मेश, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तीनों चीज़ों पे अपनी राय देने के लिए। तो कमोडिटी राउंडअप में फ़िलहाल इतना ही। अब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद देखिए आप फ्यूचर एक्सप्रेस वीरेंद्र के साथ।